आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। हाँ सर, गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट। मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है, क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स में अगर डिस्प्यूट आ जाता है, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन से मतलब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोल रहे हैं कि डिस्प्यूट जो है वो आ सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को तैयार रहना है। तो अगर यूएसए के इलेक्शन रिजल्ट्स में कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप अगर क्लेम करते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो फिर क्या हो सकता है, आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगे के नतीजे क्या रहेंगे। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इलेक्शंस यूएसए में अगर हम देखें तो यूएसए में इलेक्शंस, ऑल इलेक्शंस फेडरल, स्टेट एंड लोकल डायरेक्टली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स के द्वारा। देखिए वहाँ पर हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमारे यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं क्या? जी नहीं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये फैंसी वर्ड लगता है इसलिए वहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है? जी नहीं। देखिए यूएसए में अगर आप देखोगे अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग स्टेट्स, अब वो कंबाइंड होकर वो साथ में आए, उन्होंने बोला कि चलो यार एक कंट्री बना लेते हैं जिससे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे पास रहेगा। तो ये सभी स्टेट्स जो है वो साथ में आकर एक कंट्री बनाते हैं, इसीलिए उसे नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। हमारे इंडिया में ऐसा हुआ है क्या कि महाराष्ट्र, गुजरात ये सब एक साथ आए, आंध्र प्रदेश ये सब एक साथ आए और फिर इंडिया बनाया? जी नहीं, इंडिया भारत पहले से था। ये स्टेट जो है, स्टेट्स पहले से थे और फिर ये अलग अलग कुछ बायफर्केट होकर नए नए स्टेट जो है वो हमें देखने को मिले, है ना। तो ये फर्क हमें बेसिक देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम जीएस पेपर 3 देखते हैं, जीएस पेपर 2 देखते हैं, तो उसमें हमें पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे एस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो उसमें से खास ये है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अक्सर उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस है, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस है, ये कंडक्ट करवाते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि लोकल बॉडीज जो है उसके इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन यूएसए की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वही डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टेट्स के वो इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ग्रांट स्टेट्स वाइड लैटिट्यूड कि वो किस तरीके से इलेक्शंस को एडमिनिस्टर करेंगे, उनके ऊपर होता है किस तरीके से उनको क्या रूल्स, किस तरीके से क्या बनाना है। क्लियर है। अब यहाँ पर पोस्टल वोटिंग, अगर आपको याद होगा तो अलग अलग हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही कवर किया था कि किस तरीके के जो वोटिंग है वो देखने को मिलती है। मतलब हमारे यहाँ पर जैसे जो बैलेट पेपर्स है ना, ईवीएम मशीन है, जो पोस्टल बैलेट है, प्रॉक्सी वोटिंग होती है,
है ना, मेल के थ्रू वोटिंग। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से वोटिंग जो है वो पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलती है। इसमें से सभी जो है वो इंडिया में अवेलेबल है, मेल के थ्रू होती है क्या? जी नहीं, है ना। तो इस तरीके से हमें बहुत कम है इसमें से, जैसे बैलेट पेपर, ईवीएम ये होता है, पोस्टल बैलेट भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो खासकर इस साल कुछ नई भी टेक्निक्स यहाँ पर लाई गई है वोटिंग करने के लिए। क्यों? उसके पीछे कारण है कोविड, है ना। कोविड जो है उसके पीछे का कारण है कि वह भीड़ नहीं जमनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एवरी सिंगल स्टेट यहाँ पर अलाउ करता है पोस्टल वोटिंग, लेकिन उनके अपने डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पर हमें अब्सेंटी बैलेट्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर कोई एक्सक्यूज देता है कि मैं क्यों वहाँ पर नहीं आ पा रहा हूँ, क्यों मैं वोट करने के लिए नहीं आ पा रहा हूँ, तो वोट जो है वो मेल के थ्रू भी किया जा सकता है। और अभी खासकर कोविड की वजह से बहुत सारे स्टेट्स में, क्योंकि कोई कोई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्सक्यूज अब्सेंटी वोटिंग नहीं होती है, लेकिन अभी कोविड की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है यूएसए के वहाँ पर ये अलाउ किया गया है। और 2016 में अबाउट 24% वोटिंग जो है वो पोस्टल बैलेट्स के थ्रू हमें देखने को मिली थी। हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर पोस्ट के थ्रू आप जो आपका वोट है वो भेज सकते हो, लेकिन क्या हम भेज सकते हैं? जी नहीं। वो लोग भेज सकते हैं जिनकी एक्चुअल में मजबूरी है। फर्ज कीजिए कि अगर कोई इंसान है, उसकी इलेक्शन ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है। मतलब ये जो इंसान है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इसकी समझ लीजिए महाराष्ट्र में नागपुर में है, ठीक है, लेकिन ये इसकी इलेक्शन ड्यूटी जो है वो अमरावती में अगर लगी हुई है, या फिर अगर इलेक्शन ड्यूटी जो है वो अकोला में अगर लगी हुई है, या फिर इलेक्शन ड्यूटी जो है वो अगर मुंबई में लगी हुई है, तो ऐसी सिनारियों में वो नागपुर जाकर वोट कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये इंसान जो है ये मुंबई से पोस्ट के जरिए अपना वोट जो है वो भेज सकता है, या फिर जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो भेज सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों के लिए, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए यहाँ पर हमारे पर पोस्ट वोटिंग जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर पोस्टल वोटिंग, बैलेट पेपर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्टर्स को, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्विस वोटर, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, आर्म फोर्सेस हो, पुलिस फोर्सेस हो, है ना, जो 80 ईयर्स एंड अबव है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। देखिए डिटेंशन दो तरीके के होते हैं, एक पुनिटिव डिटेंशन होता है और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। पुनिटिव डिटेंशन मतलब क्या है? आपने कोई गुनाह कर लिया, उसके बाद आपको डिटेन किया गया है, तो वो हो गया पुनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मतलब क्या है कि आप पे शक है कि आप कुछ कांड कर सकते हो, उससे पहले ही आपको हिरासत में ले लिया गया, उससे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, देखिए अभी जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है एमएम एकेडमी में, उसमें इलेक्शन लॉज ये चैप्टर जो है वो ऐड किया गया है आज ही। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है उसके रिगार्डिंग हमने चर्चा की हुई है। 1950, 51, डिलिमिटेशन एक्ट, ये सभी उसमें हमने कवर किया है। अब जो कोविड है उसके केसेस काफ़ी ज़्यादा यूएसए में देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप यूएसए देखिए, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद ब्राज़ील, रशिया, फ्रांस, स्पेन, अभी तो यहाँ पर खैर यूरोप जो है उसकी कई ज़्यादा अभी केसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन आप देखोगे ऊपर जो है वो यूएसए हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे केसेस जो है यूएसए में कोविड की वजह से फैल रहे हैं, और इसीलिए मेल के थ्रू वोट करने के लिए अलाउ किया गया। अब अगर आप डोनाल्ड ट्रंप देखो और उसी के साथ साथ अगर आप बिडेन देखो, दोनों जो कंटेंडर है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए, तो जो बिडेन है वो काफ़ी ज़्यादा जो कोविड है उसे सतर्क रहने को कह रहा है ना। मतलब मास्क पहनो, दूरी बरकरार रखो, जो भी रैलीज कर रहा था उसमें डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन की जा रही थी। लेकिन जो ट्रंप है वो इस पर बिलीव नहीं रख रहा था। ट्रम्प जो है वो खुलेआम बिना मास्क के घूमना, बड़ी बड़ी गहरी गहरी जो आज करीब करीब लोगों को बुलाकर जो रैलीज है वो कर रहा है ना। तो बेसिकली कोविड जो है उसको ट्रम्प जो है वो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा है। और ट्रम्प ने यही बोला कि जितने भी मेरे वोटर्स हैं वो मेल के थ्रू नहीं, वो सीधा इन पर्सन आकर वोट करो, है ना। तो अब ऐसे सिनारियो में आप खुद सोचिए कि जहां पर मेल से वोटिंग हो रही होगी वहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो वोटिंग है बिडेन के लिए हो रही होंगी, क्योंकि जो ट्रम्प को फॉलो कर रहे हैं वो तो इन पर्सन जाकर वोटिंग जो है वो दे रहे हैं बिना मास्क पहने, ये सब, है ना। तो अब यहाँ पर सिनारियो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके का पूरा सिनारियो अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक देखने को मिल रहा है। तो 270 टोटल जीतने के लिए चाहिए, 264 यहाँ पर बिडेन के पास आ गया, 214 यहाँ पर ट्रम्प के पास आ गया। तो काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है। अब वहाँ पर होता क्या है यूएसए में, यहाँ पर आप रेड जो मार्क देख रहे हो, है ना, ये मतलब जीते हुए हैं, है ना, रेड और मार्क ब्लू जो मार्क आप यहाँ पर देख रहे हो।
अब यहाँ पर आप देखो कि जो ये होते हैं बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पर बिहार जो है ये देखने को मिलता है। तो जहाँ बड़ी बड़ी पॉपुलेशन है अगर वो स्टेट उनको मिल जाता है, क्योंकि क्या है परसेंटेज में वोटिंग होती है। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अगर 48% वोट्स मिलते हैं, ठीक है, और जो बिडेन है उसको 50% मिलते हैं, तो पूरा स्टेट बिडेन का हो गया, पूरा स्टेट ही बिडेन का हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो बड़े बड़े पॉपुलेशन वाले होते हैं वो अगर मिल जाता है तो काफ़ी बड़ा एक एज जो है वो मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला स्टेट देखिए, तो जो बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं अगर वो मिल जाता है तो फिर इनको एक अच्छा खासा एज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो आता है डायरेक्टली। यहाँ पर ये लोग जो है ट्रम्प को वोट नहीं कर रहे हैं या फिर बिडेन को वोट नहीं कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रल कॉलेज आता है। इलेक्ट्रल कॉलेज आने के बाद फिर ये जो प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पर देते हैं कि कौन प्रेसिडेंट रहेगा, है ना। तो इस तरीके से पूरी वोटिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अब सिनारियो इस तरीके का है, तो देखना होगा कौन यहाँ पर जीतता है। अब सवाल ये आ रहा है कि जितने बचे हुए हैं, मतलब जो बचे हुए स्टेट्स है वहाँ पर ज़्यादा मेल से जो वोटिंग है वो हुई है, और इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब मेल से वोटिंग हुई है, ट्रम्प तो यहाँ पर बोल रहा था भैया इन पर्सन आओ, है ना, लेकिन मेल से हुई है तो ये भी बिडेन के लिए ही हुई होगी, और इसीलिए ऐसा समझा जा रहा है कि हो सकता है कांटे की टक्कर में यहाँ पर बिडेन जो है वो जीत जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि तभी से जो डोनाल्ड ट्रंप है एलिगेशंस जो है वो शुरू हो गए कि जो वोटिंग है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये जो स्टेट है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो ट्वीट थे ट्रंप के उसको बैन भी कर दिया गया, उसको यहाँ पर सेंसर्ड भी कर दिया गया ट्विटर के द्वारा। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए स्कॉलर्स और एनालिस्ट जो है यूएसए में दोनों ही साइड के ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, यहाँ पर बेसिकली क्या है, सोल ऑफ अमेरिका जो है उसको यहाँ पर रिक्लेम करना है। सपोर्टर जो है डोनाल्ड ट्रंप को डिफाइन करते हैं सोल एज वाइट एंड क्रिश्चियन, क्योंकि अभी अगर आपने देखा होगा वहाँ पर एवरी लाइफ मैटर इस तरीके कैंपेन जो है वो भी चल रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बिडेन है उसके लिए यहाँ पर रिपब्लिकन बिलीव कॉन्स्टिट्यूशनल कोर वैल्यूज ऑफ लिबरल एंड प्लूरल सोसाइटी, कि यहाँ पर क्या है सभी रह सकते हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का देखते हैं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर प्लूरल सोसाइटी मतलब डाइवर्सिटी जो है सोसाइटी में उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। अब फर्स्ट कोल्ड वॉर जो हुआ था उसमें चॉइस ऑफर्ड की गई थी बाय द वेस्ट वॉज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब जो फ्रांस है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वहाँ से जो आइडियाज़ निकले हैं वो फर्स्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर जो था उस दौरान हमें देखने को मिल रहा था। और फिर उसके बाद सेकेंड कोल्ड वॉर होता है। फर्स्ट कोल्ड वॉर आपको पता होगा, है ना, जो यूएसएसआर यूएसए के बीच में देखने को मिल रहा था। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक आइडियोलॉजी जो है सेल्फ इंटरेस्ट की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। मतलब कौन सी, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट, जब अमेरिका फर्स्ट हम बोल रहे हैं मतलब आत्मनिर्भर हम रहने के लिए बोल रहे हैं, हमारे इंडिया का वर्जन बोले तो आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर जब बोल रहे हैं मतलब क्या है कि जो फॉरेन ब्रांड्स है उनको सब्सटीट्यूट कर दिया जाए इंडियन ब्रांड, मतलब इंडियन ब्रांड जो है वो आप परचेस करो। हाँ, अभी हाल ही में मोदी जी जो है उन्होंने ये भी कहा था कि जो आईएएस ऑफिसर्स मतलब जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स है उन्होंने जो सोशल मीडिया उसके लिए काम नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, है ना। और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, हाँ, साले को मतलब यही चला रहे हैं, क्या बोलते उसको, व्लॉग्स ही चला रहे हैं कि हाँ ऐसे छापे मारे, ये होता है वो होता है, ऐसे वैसे, ये सारी चीज़ें। हालांकि एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे गवर्नेंस में हो सकता है कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर मोदी जी के द्वारा वो भी चीज़ बोली गई है। तो खैर यहाँ पर जो बात की जा रही है कि अमेरिका फर्स्ट, तो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है ना। तो जब यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा तो उसमें भी यहाँ पर कंजर्वेटिव चीज़ आ जाएगी कि हमारी ही चीज़ें यहाँ पर हम खरीदेंगे। जो इंपोर्ट है उस पर बैन लगाया जा सकता है, जो इंपोर्ट है उस पर टैक्सेस बढ़ाए जा सकते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर कम हो सकती है। अमेरिकन पीपल जो उनका बिलीफ है कि उनका एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट वो यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है इमिग्रेशन की वजह से, जो आउटसोर्सिंग है ना, उसके वजह से। मतलब क्या है, इमिग्रेंट जो है वो आते हैं और उनकी जो समझ लीजिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर देते हैं। अब ट्रंप ने यहाँ पर क्या बोला कि अब उसको माइग्रेंट जो है वो नहीं चाहिए, लीगल हो इलीगल हो हमको चाहिए ही नहीं, हमको यहाँ पर रखना ही नहीं है। जिससे क्या होगा, जो रिसोर्सेस है वो अमेरिकन्स के लिए ही रहने चाहिए। जो कंपनीज़ है, कंपनीज ज़्यादा ज़्यादा जो अमेरिकन्स है उनको हायर करना चाहिए, अमेरिकन्स को ज़्यादा यहाँ पर पैसे जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, है ना। लेकिन कंपनीज़ को क्या होता है, कंपनीज़ को अगर डेवलपिंग कंट्रीज से अगर वो लेबर्स आते हैं तो उनको चीप लेबर्स मिलते हैं, यहाँ पर उनको ह्यूज सैलरी जो है वो देना पड़ेगा। तो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन ट्रंप ने क्या किया है कि अमेरिका फर्स्ट यहाँ पर रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो चीज़ें ट्रंप ने लेकर आई है, तो क्या बिडेन इसको पूरी तरीके से रिवर्स कर देगा?
अगर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो वो अमेरिका बैक टू डेज ऑफ ओपन बॉर्डर्स एंड फ्री ट्रेड पे वापस नहीं जा सकता है। फिर से जिस टाइम पे पूरा जो इमिग्रेशन का कुछ लोचा नहीं था, सब कुछ एकदम नॉर्मल, वैसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर ट्रैवल बैन जो है उसको टर्मिनेट कर सकता है कि जो ट्रैवल बैन यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन जो इमिग्रेशन पॉलिसी उसको रिवर्स नहीं कर सकता है। मतलब अगर हम सोचें कि भैया बिडेन आ गया, अगर वो राष्ट्रपति बन गया तो ट्रम्प जो है उसको पूरी तरीके से वो ओवर पावर कर देगा, उसकी सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर देगा, तो ये नहीं हो सकेगा। यहाँ पर कुछ कैटेगरी जो है वर्क वीज़ा की, H1B वीज़ा में बोलिए, ऐसे वीज़ा जो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, मगर यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनीज है उनके लिए पूरी तरीके से खुली छूट नहीं दी जा सकती कि आपको जिसको लेना है आप ले लो, ठीक है। अमेरिका जो है वो मोर ट्रांजिशनल और लेस जेनरस जो है वो यहाँ पर बन सकता है। कॉमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी या फिर शेयर्ड अप्रोच जो है मल्टीपोलरिटी का, वो यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट रहेगा। अमेरिका की जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा वेटेज जो यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब अमेरिका जो है भले कोई भी आ जाए, ट्रंप आ जाए या बिडेन आ जाए, यहाँ पर आत्मनिर्भरता जो है वो कहाँ पर कंटिन्यूटी में रहेगी। ट्रंप हो या बिडेन हो, सीनो यूएस रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगी और राइवलरस रहेगी। मतलब यहाँ पर ट्रंप ने जो शुरू किया है चाइना के साथ, जो उसके रिलेशनशिप है वो यहाँ पर जो शुरू की है, कॉम्प्लिकेटेड बनाई है, वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगी, भले वो फिर से ट्रंप आ जाए या बिडेन आ जाए। ट्रंप हो या बिडेन हो, ओबामा एरा जो था न्यूक्लियर डील का ईरान के साथ, वो यहाँ पर रिस्टोर्ड नहीं किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसी के साथ साथ ट्रंप हो या बिडेन हो, अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो अफगानिस्तान से सून बी गॉन फ्रॉम अफगानिस्तान, है ना। उसी के साथ साथ ट्रंप हो या बिडेन हो, यहाँ पर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनको यहाँ पर बेनिफिशियरी के रूप में, डिजर्विंग बेनिफिशियरी के रूप में कुछ अरेंजमेंट्स करके देना, ये भी यहाँ पर एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो कोई भी आया तो वैसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पर ट्रंप आ गया तो ऐसा नहीं है कि अब मैं इंडिया को 100 बिलियन डॉलर जो है वो दे रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर बिडेन आ गया तो भी ऐसा नहीं होगा। बिडेन अगर आता है तो जो चाइना के साथ रिलेशनशिप का मैटर है वो यहाँ पर थोड़ा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से हमको सपोर्ट मिल रहा है कि तुम कुछ भी करो, हम कट्टर दुश्मन। लेकिन बिडेन अगर आता है तो हो सकता है कि वो सेंसिबली यहाँ पर जो चाइना है उसके साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं, राइवलरी रही है, उसको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करे। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है हैज़ बीन गुड फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो, है ना। और अगर वो फिर से री इलेक्ट होकर आता है तो इंडिया जो है वो कोऑपरेशन फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी अच्छा रहेगा, सिक्योरिटी एरिया में काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन जो इंडिया है उसको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि प्रेशर जो है ट्रेड से रिलेटेड वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने हमेशा बोला है ट्रेड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में बोलिए, उसी के साथ साथ जो ट्रेड सरप्लस इंडिया एंजॉय कर रहा है उसके बारे में कि भैया तुम सिर्फ यहाँ पर एक्सपोर्ट ही कर रहे हो, तुम इंपोर्ट करते नहीं हो, इंपोर्ट भी तुमको करना पड़ेगा। बिडेन की अगर हम बात करते हैं, इंडिया और यूएस जो है वो ज़्यादा बैलेंस्ड रीअरेंजमेंट पर पहुंच सकते हैं ट्रेड और इमिग्रेशन के मामले में, मतलब सभी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉलिसी है पाकिस्तान और चाइना के लिए, ट्रंप ज़्यादा अग्रेसिव रहा है, लेकिन बिडेन हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट रहे, थोड़ा यहाँ पर जो मतलब समझदारी वाली चीज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक थोड़ा सटल तरीके से अप्रोच करें, और वो इंडिया के लिए थोड़ा हानिकारक जो है वो हो सकता है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्शन में तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पर ट्रंप ने क्या किया, देखिए कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए ट्रंप ने बोला भी कि सुप्रीम कोर्ट के मैं दरवाजे जो है वो खटखटाऊंगा। ट्रंप ने यहाँ पर क्या किया है, अभी कुछ ही दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है उनको यहाँ पर अपॉइंट किया है बिफोर द इलेक्शन, जिसमें 6-3 कंजर्वेटिव मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर बना दी गई है। मतलब यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया अपनी यहाँ पर अपॉइंटमेंट की गई है, अपनी यहाँ पर मेजोरिटी है, और इसीलिए अपने फेवर में यहाँ पर डिसीजन जो है वो लगेगा और अपनी यहाँ पर राष्ट्रपति बनेगा। यूएस प्रेसिडेंट जो है नॉट इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ पॉपुलर वोट्स। जैसा मैंने आपको कहा, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं तो कैंडिडेट जो जीतते हैं मेजोरिटी ऑफ 538 इलेक्टर्स, वो यहाँ पर इलेक्टरल कॉलेज बनाते हैं और फिर नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। 2016 में ट्रंप ने नेशनल पॉपुलर वोट जो है हार गया था, लेकिन 304 इलेक्टर जो है वो यहाँ पर जीत गए थे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर राष्ट्रपति बन गया। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी कैंडिडेट, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट अगर मेजोरिटी सिक्योर नहीं करता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद अंडर 12th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिंजेंट इलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। अब कॉन्टिंजेंट इलेक्शन क्या है? कॉन्टिंजेंट इलेक्शन मतलब होता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है,
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हमें देखने को मिलता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सीनेट है। अगर हम यूएसए का देखते हैं तो कांग्रेस, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट को यहाँ पर चूज करेगा और सीनेट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को चूज करेगा। मतलब किसी को भी मेजोरिटी अगर नहीं मिलती है तो ये सिनारियो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और अंडर द प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट, क्योंकि क्या है पर्टिकुलर डेट तक पूरा का पूरा राष्ट्रपति जो है वो ऑफिस संभाल लेना चाहिए, नया राष्ट्रपति। अगर नहीं होता है तो फिर अगर मतलब कांग्रेस जो है वो भी डिक्लेयर नहीं करती अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो स्पीकर है वो यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट करके सर्व करेंगे। यहाँ पर ये हमें स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे भी स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा राष्ट्रपति। हमारे इसमें आप बताइए इंडिया में क्या राष्ट्रपति जो स्पीकर है वो बन सकते हैं? फर्ज कीजिएगा प्रेसिडेंट जो है वो अगर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी अगर नहीं है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो कौन संभालता है? तो इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा यूएस इलेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है तो वो हो सकता है कि अगर वो हार जाए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ज़रूर खटखटाएंगे और उसी के साथ यहाँ पर इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है हो सकता है कि उसमें और ज़्यादा देरी जो है वो हो जाए फाइनल आउटकम आने तक। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको पूरा होलिस्टिक व्यू 360 डिग्री एंगल व्यू जो है यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है।